चलो जी, चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर का नाम भी यही है और टॉपिक भी यही है। मतलब हम एक्चुअली इस टॉपिक में अब क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में नहीं पढ़ा था हमने, बट हमने कुछ ऐसा पढ़ा जिसका पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए जरूरी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में +1 में केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, है ना, उसका स्पेक्ट्रम वगैरह कर रखा है। बट हाउ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारा विजिबल रेंज आती है ना, इंफ्रारेड आती है, यूवी रेंज है, तो बहुत सारी ऐसे रेंजेस हैं। इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम, राइट। तो वो सारी जो वेव्स हैं उनमें से चलो लाइट की बात कर लेते हैं। अपने को सबसे कंफर्टेबल वही लगती है, सबको चमकती भी है क्योंकि हम रोज देखते भी हैं उसको। तो अगर मैं लाइट वेव्स की बात करूं, मतलब विजिबल रेंज की बात करूं, हाउ दीज वेव्स आर जनरेटेड, कहां से आती है? पहले तो बात, इसका सोर्स क्या है? सन, ऑब्वियसली, करेक्ट, ठीक है, सन से आती है। अब सन इज जनरेटिंग दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। तो क्या किसी को पता है कि हाउ दीज वेव्स आर जनरेटेड? आई मीन सन में हो क्या रहा है? सूर्य देवता से आती है, बिल्कुल, सूर्य देव है तो वो सूर्य देवता रिएक्शंस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो अंदर रिएक्शंस हो रही हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उस एनर्जी से जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हम यहाँ पे ना, वी हैव एक्चुअली मेनी डॉट्स, विल ट्राई टू कनेक्ट दोस डॉट्स नाउ। हमें पता है सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है ना, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो विजिबल रेंज प्रोड्यूस नहीं करेगी। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? न्यूक्लियर फ्यूजन का जो रिजल्टेंट है उससे हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें मिलता है बहुत सारा हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत सारी आउटपुट एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? आउटपुट एनर्जी मिलती है। अब वो आउटपुट एनर्जी क्या करती है? वहां पे बहुत सारे जो चार्जेस हैं, देयर आर tremendous amount of charges present inside the sun, obviously, and those charges are accelerating. Now we will correlate the previously done topic in this chapter to understand how the energy is being created, how this electromagnetic waves are being created. Electrons, मतलब ये जो चार्जेस हैं, जो भी हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दे आर एक्सेलरेटिंग कंटिन्यूसली इनसाइड द सन। एक्सेलरेटिंग चार्जेस का मतलब, एक्सेलरेटिंग चार्जेस का मतलब है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ के ना? अगर मैं बोल रहा हूँ चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग या ऑसिलेटिंग, है ना। ऑसिलेशंस अगर बोल रहे हैं हम, ऑसिलेट कर रहा है चार्ज, दैट मींस द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। So there are huge number of there are tremendous number of charges which are oscillating inside the sun, and those oscillating charges means accelerating charges. That means the electric field is also oscillating, right? That means electric field is changing. And have we studied that changing electric field produces magnetic field? Yes. कहाँ किया? अभी तो किया, अभी तो किया, बिल्कुल। आईडी आईडी वाला कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कंसेप्ट, वही तो है। चेंजिंग magnetic field, sorry, changing electric field produces changing magnetic field. That means oscillating electric field in that space, जहां से सन से देखो जनरेट हो गया, अब सन ने जनरेट कर दिया ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में। अब स्पेस में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन टर्न जनरेट कर दिया ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें यह भी पता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पता है हमें या नहीं पता?
बिल्कुल पता है, दोबारा एक बार शुरू से करते हैं। चार्जेस आर एक्सेलरेटिंग, ऑसिलेटिंग, जिसकी वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना। ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता जा रहा है, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता जा रहा है। एंड we know that electromagnetic waves is nothing but a combination of oscillating electric and magnetic fields. ये हम सबको पता है। Electromagnetic waves is nothing but it is the combination of oscillating electric and magnetic field. इसका जो फोटो है वो ऐसा है कुछ है, ये मैं इसकी तुम लोगों को चिपका के ना ये भेजता हूँ, इसको हम बनाएंगे। This is the electric field and the magnetic field which are oscillating, and hence the electromagnetic wave is produced. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो किस तरफ प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो इस तरफ कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिख रहा है ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो ये तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोपोगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज व्हाई आप लोगों ने जब ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन 9वीं कक्षा में, आई थिंक यस, वेव्स आता है 9th क्लास में, एज वेल एज इन 11th क्लास, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पे एग्जांपल किया था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। हाँ के ना? ट्रांसवर्स वेव वो होता है जिसमें द वेव प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे या मटेरियल बॉडी में, डिपेंडिंग ऑन कि किस कौन सी वेव की बात हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं प्रोपगेशन से। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, दिस कैटेगराइज्ड एज ट्रांसवर्स। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन वगैरह, फोटो वगैरह सब कुछ बना लेते हैं। चलो, तो इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। A continuously oscillating charge produces an oscillating electric field. This oscillating electric field in turn produces oscillating magnetic field. फोटो नहीं, हम फोटो इसकी चिपकानी है, बिल्कुल चिपकानी है, बनाएंगे हम एक बार, है ना? मैं भी हाथ से बनाऊंगा, तुम लोग ने बनानी है ये फोटो। The oscillating electric field in turn produces oscillating magnetic field. Okay. This oscillating magnetic field
again produces oscillating electric field, and this phenomena of one field generating the other field is responsible for generation of electromagnetic waves. And obviously आपको एक चीज याद होगी, कैन एनीवन टेल मी कि जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है या कम होती है? रेयर टू डेंसर जाने से कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है. Karan and Hardat, you are correct. Deep, correct. Decrease, increase, decrease, increase. अरे भक्तजनों, कोई फर्क ना पड़ता. वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? किस चीज पे डिपेंड करती है वेव की फ्रीक्वेंसी? मीडियम पे, सोर्स पे. एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. तुम लोगों को मैंने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 11th में बताई भी थी कि ऐसा क्यों होता है. वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ किस पे करती है? सोर्स पे करती है. अरे भाई, बिल्कुल स्टार पॉइंट था. तो सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बता देता हूं. वेव ने, मान लो, एक सेकंड में दो वेव्स, किस सोर्स ने, सॉरी, सोर्स ने एक सेकंड में दो वेव्स जनरेट की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2 साइकिल्स पर सेकंड या 2 वेव्स पर सेकंड. 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई. अब मीडियम कुछ मर्जी करते रहो, एक सेकंड में तो दो ही वेव्स जाएंगी, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे जो जो मर्जी है. एक सेकंड में तो वो दो वेव्स ही जाएंगी. मान लो अगर तुम लोग बोलते हो कि मैंने मीडियम को चेंज कर दिया और वेव फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई, वेव फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, तो एक सेकंड में 4 वेव्स आने लगी. तुम लोग तो बोलोगे एक सेकंड में पानी में 4 वेव्स आ जानी चाहिए, लेकिन पीछे जो सोर्स है वो तो दो भेज रहा है, तो बाकी दो कहां से आई? हवा में सोर्स ने तो दो ही भेजी थी, पानी में 4 कहां से हो गई? भगवान जी ने दे दी बाकी दो. इट इज इम्पॉसिबल. कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो बिल्कुल ठीक है. तो इसलिए वेव फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन दी सोर्स. ठीक है, चलो जी. अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये ऑब्वियसली उस ऑसिलेटिंग, जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा. वेव की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दोबारा लिख लो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव is equal to the frequency of the oscillating charge. ठीक है, चलो अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे.
अब फोटो बना लो जरा एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एक बार सुंदर सी कॉपी में बनानी थोड़ी आसान है, बनानी थोड़ी मुश्किल। This is x-axis, this is let's say y-axis, and this is z-axis. और जो वेव प्रोपगेशन है that is towards right. Okay. Who remembers the equation of wave? वेव की इक्वेशन याद है किसी को? a sin of omega t plus phi. No. X is equal to r sin of omega t. No. Arpita, sin omega t plus kx plus phi. Correct. Omega t plus kx. Correct. Okay. This is my first thing is equation of wave. इक्वेशन ऑफ वेव क्या है? अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की फॉर्म में लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा ई एक्स इज इक्वल टू, उसका मैक्सिमम है लेट्स से ई नॉट, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसा होता था है ना? तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ठीक है? ई नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, अगर दोनों का साइन के एक्स और ओमेगा टी का साइन ऑपोजिट होता है तो वेव की जो डायरेक्शन है वो प्लस डायरेक्शन में होती है या माइनस डायरेक्शन में होती है? अगर ऑपोजिट साइन है, यस करेक्ट, इट इज इन प्लस डायरेक्शन। अगर सेम साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा दूसरी बात, इधर वेव जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? अपनी जो एग्जांपल ली है उसमें कौन सी डायरेक्शन में जा रही है वेव? जेड में,
x में, y में, कौन से में, z में, प्लस z में है, तो k के साथ x आएगा, y आएगा, z आएगा, k के साथ x आएगा, y आएगा, z आएगा, z आएगा। सही पकड़े हैं, सही फरमाया है। इट विल बी के जेड, बीच में आएगा माइनस ओमेगा टी, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में है, बी नॉट साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा। ठीक है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं इसकी। के जेड represents that wave propagation is in z direction। दूसरा, kz and omega t have opposite signs, then wave propagation is in plus z direction। if, अगला, if kz and omega t have same sign, then wave propagation is in negative z direction। ठीक है, ex represents, e is varying along x axis, by represents b is varying along y axis। अभी कुछ भी हो सकता है, बी वाई के क्रॉस भी हो सकता है। अगर बी वाई के क्रॉस हो गया, ई नहीं, बी तो वाई के क्रॉस इसमें है, अगर बी सपोज जेड के क्रॉस हो गया तो ई वाई के क्रॉस हो सकता है, वेव एक्स में जा सकती है। तो लेकिन होने चाहिए तीनों आपस में परपेंडिकुलर। क्या होने चाहिए? तीनों आपस में परपेंडिकुलर। ओके, तो ये है अपना सिस्टम। नोटेड यहां तक? बबलीन फटाफट नोट कर लो। यहाँ पे के क्या होता था? के का फॉर्मूला क्या था? के का फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, करेक्ट। इट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ऑल्सो नोन एज एंगुलर याद ना अब है, के इज एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ओमेगा तो हमें पता ही है क्या है, 2 पाई न्यू, राइट। लिखना लिख लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके जी, नेक्स्ट है, कुछ इसमें हम फॉर्मूले लिखेंगे। अभी 3-4 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं अभी, उन फॉर्मूलों को तुम लोगों ने डायरेक्ट याद कर लेना है बस, उनके बेसिस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। देयर इज नो नीड टू derive those formulae or anything, बस just remember those formula as it is। Number 2, speed of light
in vacuum is equal to C 1 by root of mu naught epsilon naught. This is again important. Next, speed of light in medium V is equal to 1 by root of mu epsilon. ठीक है, म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा. फोर इलेक्ट्रिक फोर्स is B naught is equal to E naught by C. यहाँ पे B naught और E naught क्या है? B naught is magnitude of magnetic field and E naught is magnitude of electric field. Energy density of electromagnetic waves in electric field is half epsilon naught E square, and energy density of EM waves in magnetic field. देखो, जो EM waves हैं उसमें दोनों फील्ड्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो जो उसकी एनर्जी है वो दोनों फील्ड्स में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी. तो उस दोनों की जो एनर्जी है वो उनका फॉर्मूला ये है. और यहाँ पे जो B और E है दे आर दी RMS values. B is RMS value of magnetic field and E is RMS value of electric field. एंड ये जो एनर्जी डेंसिटीज हैं दोनों में, ये दोनों बराबर होती हैं. these are equal. UE is equal to UB. ये तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो. कहाँ से? ये जो हमने निकाला है ना ऊपर, पॉइंट नंबर 2 एंड 4 को यूज करके इस चीज को वेरीफाई किया जा सकता है. खुद ही कर लेना, 2 सेकंड में हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जब किसी सरफेस को स्ट्राइक करेंगी तो वहां पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसको रेडिएशन प्रेशर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस, they exert a pressure known as radiation pressure। ठीक है, एंड ऑब्वियसली दे आल्सो कैरी अ मोमेंटम। एंड जब ये किसी सरफेस को जैसे स्ट्राइक करती हैं तो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है एंड वहां पे ये जाके अगर तो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाती है 1, या वहां से रिबाउंड कर जाती है 2। तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ एक चेंज इन मोमेंटम आएगा इनका। तो वो चेंज इन मोमेंटम कितना है? तो उसका फॉर्मूला, व्हेन EM waves carrying a momentum strike a surface, then the magnitude of the then the magnitude of the momentum transferred to the surface is given by। इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, अगर तो रेज एब्जॉर्ब हो गई, ये वेव्स जो है एब्जॉर्ब हो गई, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो है U/c। एंड बी पार्ट, U इज एनर्जी, उसकी एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स। दूसरा है फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। तो उस केस में जो मोमेंटम डिलीवर होगा दैट विल बी ऑब्वियसली ट्वाइस। हाँ के ना, अगर रिबाउंड कर जाता है तो वो ट्वाइस हो जाएगा मोमेंटम, राइट। U है, U लिख लो, here U is the total energy, C is the speed of light, speed of light मतलब speed of electromagnetic waves। and the last term is intensity, this is the point number 9। लास्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स is defined as energy per unit
किसी को याद है वैसे इंटेंसिटी हमने किया था एक बार +1 में, एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज व्हाट? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हाँ वो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट टाइम, करेक्ट। तो इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। एंड एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? पावर, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज यहाँ पे आरएमएस वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके कल तक याद हो जाने चाहिए, राइट। इसके बेसिस पे कल हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। विल प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स इन द क्लास, राइट। और आपका ए एंड बी इज द होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 0 and 1। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।